क्या हाल चाल भाई लोग। तो गाइस चलो यार फाइनली ऑर्गेनिक के डे 15 पे आते हैं। तो यार आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइस। आज बात करेंगे यार SN1, SN2, E1, E2 और E1 CBV करेंगे। तो ये 5 मैकेनिज्म करेंगे यार। हर साल कोई भी एक ऐसा साल नहीं रहा है जेई में या नीट में जब इनमें से मैं क्वेश्चन ना आया हो। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी हाई वेटेज लेता है। हर साल इससे क्वेश्चन आना तय ही होता, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो। क्लियर है बात। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं यार। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। देखो देख के ही प्यार हो जाता है यार। स्ट्रक्चर देखो, देख के ही प्यार होने लग जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल एंड सबसे मेन बात हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अभी बात करेंगे SN1 के बारे में और SN2 के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा SN2 को और करेंगे। ठीक है ना, SN1 और SN2 को थोड़ा और करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ही आपका E1, E2 और E1 CBV करा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपके तीनों मैकेनिज्म आ जाएंगे उसमें, क्योंकि ए अगर आपको समझ आ गया तो SN1 के पैरेलली E1 रिएक्शन होती है, SN2 के पैरेलली आपकी क्या होती है, E2 रिएक्शन होती है। तो ये दोनों समझ आ जाएंगे तो वो भी आराम से समझ आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं SN1 को। देखो सबसे पहली बात SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है उसको समझ लेते हैं। देखो S स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन को, N स्टैंड करता है न्यूक्लियोफिलिक को एंड 1 स्टैंड करता है यूनिमोलिकुलर को। तो आज से क्या SN1 की फुल फॉर्म क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। क्लियर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आई होप क्लियर हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक की जगह पे कोई दूसरा आके सब्स्टिट्यूट कर जाए, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके मतलब क्या होता है इधर, न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके किसी ग्रुप की जगह ले लेता है। सिंपल सी बात है। और यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है कि गाइस ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर इक्वल टू 1 होता है। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है बात। इसका ऑर्डर रिएक्शन का 1 होता है। और मैंने आपको बताया है किसी रिएक्शन का, किसी रेट रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में कराया है, तो उसको आप देख के नहीं बता सकते, उसको एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है और बाद में एज ए स्टूडेंट हम उसको एज ए नॉलेज में अपने एडप्ट करते हैं। ठीक है ना। तो उसको आप किसी फॉर्मूले से नहीं देख सकते कि इसका 1 ऑर्डर रिएक्शन कैसे आई, कैसे हम कह सकते हैं 1 ऑर्डर रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब आप हायर लेवल पे स्टडी करोगे तब देखोगे। ठीक है, अभी आप एज ए स्टूडेंट, ठीक है, आपको एक नॉलेज के तौर पे याद रखना कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर होता है 1, उसका ऑर्डर होता है 1। ठीक है गाइस, क्लियर है। इसको बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, एक एक छोटी छोटी चीज बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल एडवांस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने कोई एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा, है ना। किसी चीज का हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है, कैसे यूज में आ रहा है मैकेनिज्म, तो ज्यादा समझ आता है। ठीक है ना। कोई जर्नल एग्जांपल लेते हैं, जर्नल ले लेते हैं, आर ले लें इधर, तब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एक फील नहीं आता। तो मैंने कोई एक जर्नल, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई रैंडम एक एग्जाम्पल लिया कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना। नहीं तो आर भी ले सकता था इधर, लेकिन आर से वो फील ना आता, आर लिख देता, मतलब अल्काइल ग्रुप लिख देता। तो इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ली हुई है। ठीक है। तो देखो गाइस पहले बात तो रिएक्शन एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे देखो अपने पास ये अल्काइल ब्रोमाइड है। अल्काइल ब्रोमाइड की अगर हमने रिएक्शन कराई KOH से, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, आपको पता है कि बस Br निकलेगा, OH लग जाएगा, तो आप बस OH इधर लगा दोगे और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो ठीक है, ये आपने बस रिएक्शन था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सिंपल सा काम करते हो जो आप जेई या नीट में करते हो। ठीक है। तो लेकिन अब बात इस टाइम हम ये कर रहे हैं कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो प्रोसेस पूरा हुआ वो कितने स्टेप में हुआ और कैसे कैसे स्टेप्स आगे गए कि प्रोडक्ट से फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया। तो उसी चीज को बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है ना। कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के जो प्रोसेस होता है उसमें कितने स्टेप्स हुए और उस स्टेप्स को डिफाइन करने, अब उस स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करना, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। पहली बात है क्लियर है। तो अब हम रिएक्शन की एग्जांपल लेके समझेंगे
कि SN1 रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे, फिर SN2 देखेंगे, उसके बाद थोड़ा ये डिफाइन करेंगे कि SN1 कब शो होगी, SN2 कब शो होगी। इसको भी अच्छी तरह थिन लाइन से बिल्कुल बारीकी से कवर करते हुए निकलेंगे। ठीक है ना, तो कुछ भी मिस नहीं होगा, सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई भी बुक उठा लेना, आप जेई एडवांस का प्रीवियस उठा लेना, जेई मेंस का उठा लेना, नीट का उठा लेना, MS चौहान सर की बुक उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, सब हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चलो बात करते हैं गाइस अब इस रिएक्शन को। देखो आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो लिख दिया, तो बहुत सिंपल था, लेकिन अब बात करते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं कि कितने स्टेप्स में और मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना वो कैसे कैसे प्रोसेस होके बना। तो देखो गाइस सबसे पहली बात एक चीज याद रखोगे, SN1 क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 क्या होती है, कभी कभी थियोरेटिकल बोर्ड्स लेवल पे पूछ भी लेते हैं कि SN1 कितने स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। देखो जिसमें 1 लिखा हो और 2 स्टेप रिएक्शन होती है। SN2 कितने स्टेप रिएक्शन होती है, 1 स्टेप। तो मतलब उल्टा होता है, उल्टा ऐसे याद कर सकते हो कि SN1 2 स्टेप रिएक्शन होती है, SN2 1 स्टेप रिएक्शन होती है। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब देखो SN1 अपनी 2 स्टेप रिएक्शन होती है, तो इसका पहला स्टेप देखो क्या होता है। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, मैकेनिज्म बात कर रहे हैं ना, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो देखो SN1 के पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस मैकेनिज्म का। सबसे पहले क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तब इसमें बीच में 2 स्टेप हुए। देखो हमने तो सीधा बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिख दिया, लेकिन अब उसको खोल के लिख रहे हैं कि इधर से जो प्रोसेस हुआ पूरा, उसमें कैसे कैसे हुआ कि फाइनली हमें ये चीज मिल गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये पहले स्टेप हमने क्या किया, कार्बोकेटाइन बनाया। देखो बस कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना, Br नेगेटिव इसमें निकालोगे, कार्बोकेटाइन आपका बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनना। देखो ये नॉलेज जो है ये NCERT तक इधर लिखी होती है, लेकिन जेईई या नीट वाले बच्चों को इससे इनडायरेक्टली क्या क्लियर होना चाहिए, इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन की पावर क्या है गाइस। मतलब कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो मतलब क्या है इसका, इनडायरेक्टली हमें क्या बताना चाह रहा है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बोकेटाइन जब बनता है तो रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे चलो मैं इधर ही एग्जांपल से आपको बहुत और क्लियर कर देता हूं, इस पॉइंट की पावर को समझा देता हूं। देखो जैसे पहली बात, इधर तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो क्लियर है ना, बहुत आगे आ चुके हैं हम। तो देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है देखे तो, ठीक है ना। तो इसको तो और आगे रीअरेंज नहीं कर सकते, तो इसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने आपको जीओसी में बताया भी था कि रीअरेंजमेंट कब होगी, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर तो कोई रीअरेंजमेंट होने का कभी चांस ही नहीं है, क्योंकि इधर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मैं कोई एक सिंपल सी एग्जांपल लूं, जैसे चलो और सिंपल ले लेते हैं, CH3 बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं, और बताओ। तो देखो एक छोटी सी एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको इस जो एक चीज है, इस स्टेप की पावर समझ आ जाए, जो कि बच्चों को बताया जल्दी नहीं जाता। कहीं बीच में ऐसी बिना कुछ इंपॉर्टेंस दिए हुए, कोई बिना वेटेज दिए हुए बता दिया जाता है, तो बच्चे भूल भी जाते हैं। तो इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएंगे। देखो जैसे मान लो ये Cl है, जैसे मान लो Cl है और आपको कह रहे हैं OH नेगेटिव का अटैक कराना है। आपने OH मतलब इसमें आपने SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना है, SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ही है वैसे तो, लेकिन मान लो आपको कहा है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ SN1, कि SN1 रिएक्शन कराने के बाद इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो जो बेचारे भोले भाले बच्चे होंगे, जो क्यूट से बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, बस Cl निकालेंगे, OH चिपका देंगे कि लो भाई प्रोडक्ट बन गया, और उनको तोहफे के तौर पे मिलेगा -1 मार्क्स, ठीक है ना। उनको -1 मार्क्स मिल जाएगा तोहफे के तौर पे। तो देखो इधर इस पॉइंट की पावर क्लियर होने लगेगी। देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है। तो सबसे पहले क्या करो, कार्बोकेटाइन बनाओ। तो कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन बना, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या पता लग रहा है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है।
रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इधर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं थी क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा था जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम इधर बना भी नहीं पाएंगे। लेकिन इधर देखो, इधर हमें कितने डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, 2 डिग्री। क्या इसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? देख लो, नजर आ रहा होगा काफी लोगों को जिन्होंने जीओसी देखी हुई है मेरे से, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो मिथाइल देखो, मिथाइल ग्रुप जब इधर CH3 नेगेटिव निकलेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, तो इधर CH3 ग्रुप अगर इधर से जाके इधर लग जाए, CH3 नेगेटिव इधर से इधर लग जाए, तब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। रीअरेंजमेंट करी हमने, क्या किया, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो समझाने का मतलब यही था कि जब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इंडायरेक्टली लिंक किसका है उसके साथ, रीअरेंजमेंट से। तो पहले आपका कार्बोकेटाइन बना था, फिर आपने रीअरेंजमेंट कराई, तो अब आपका प्रोडक्ट बनेगा इधर कि OH आपका कहां लगेगा, इधर। OH आपका लगेगा इधर। तो A आपका फाइनल प्रोडक्ट था, A आपका फाइनल प्रोडक्ट था। लेकिन काफी बच्चे क्या करेंगे, जिनको SN1 मैकेनिज्म जिन्होंने रीड ही नहीं किया, बस सीधा लगाने लगे हुए हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, OH इधर लगा देंगे। वो बच्चे क्या करेंगे, OH इधर लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि Cl इधर था, और CH3 इधर ही रहने देंगे। लेकिन आप, ठीक है ना, ज्ञानों के ज्ञानी, ठीक है, आप ऐसे करोगे क्योंकि आपको पता है कि SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो जब कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगी, जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताई थी। तो आपका प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट करने के बाद बनेगा। पहले रीअरेंजमेंट करो, एक स्टेबल, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन, मैक्सिमम जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हो उतना बनाओ, उसके बाद काम करना है आगे, ठीक है। इस पॉइंट की पावर समझे क्या है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस एग्जांपल से आई होप आप पावर बहुत सिंपल समझे हो कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यही एक पॉइंट आपका माइनस मार्क्स ला देता है, -1 को आपको +4 से -1 पे पहुंचा देता है। तो इस पॉइंट को स्टार्टिंग में बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी बताते नहीं है, या बताते हैं तो इतनी इंपॉर्टेंस दे के नहीं बताते कि बच्चों के माइंड में, दिल में छप जाए, ठीक है ना। तो इसको समझ के रखना, इस एग्जाम्पल को अपने कॉपी में या नोट्स में कहीं भी लिख लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो आई होप आप समझे हो, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी एग्जांपल भी ले ली मैंने, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, इतनी सिंपल एग्जांपल ली है, ठीक है ना। अब देखो, पहला स्टेप हमने कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और उस ए बन रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इधर तक ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप तो बहुत सिंपल है, पहला स्टेप ही है बस। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बस कार्बोकेटाइन बना, अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जैसे उस एग्जांपल में मैंने दिखाया था, तो पहले उसकी रीअरेंजमेंट कर दो। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद बस क्या करो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज है उधर जाके न्यूक्लियोफाइल चिपक जाएगा, अटैक कर लेगा, ठीक है, सीधी सी बात, बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ऐसे आपका इधर से एक काम, इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे कन्वर्ट हुआ था। पहला स्टेप ए हुआ, दूसरा स्टेप ए हुआ। लेकिन रिएक्शंस में हमें स्टेप्स नहीं दिखते क्योंकि हम रिएक्शन में तो बस रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट लिखते हैं। तो मैकेनिज्म से हमें पता लगता है कि एक्चुअल में काम हो कैसे रहा है। क्लियर है। तो SN1 में सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अगर और स्टेबल हो सकता है तो पहले रीअरेंजमेंट करो, उसके बाद तो अटैक कर दो, बस सिंपल सी बात है। अच्छा देखो गाइस, इधर पहली बात तो इधर तक समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है, टेक इट इजी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं गाइस, एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है ना। गाइस जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है, ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है, स्लो, मतलब ये जो पहला स्टेप है धीरे होता है, ये कैसे होता है, धीरे होता है। और जो आपका सेकंड स्टेप है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये फास्ट होता है। कि मतलब जैसे ही उसे कार्बोकेटाइन दिखता है वैसे ही OH नेगेटिव या वैसे ही न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक कर देता है। मतलब ये जो अटैक करने वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत फास्ट होता है। और जो फर्स्ट प्रोसेस है कार्बोकेटाइन का बनना, ये स्लो प्रोसेस है, मतलब स्लो स्टेप है एज कंपेयर टू इस स्टेप के। पहली बात है क्लियर है। अब मैंने आपको केमिकल किनेटिक्स में कराया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो इसलिए इस रेट का, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है। और गाइस इसका रेट एक्सप्रेशन भी कभी कभी बोर्ड लेवल में पूछ लेते हैं वैसे तो इसका रेट एक्सप्रेशन होता है, देखो इसका रेट एक्सप्रेशन देख लो, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट,
इनटू अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। तो इसका रेट का एक्सप्रेशन ए होता है कि इसकी जो मतलब जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN1 की, वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, OH नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 आया, ठीक है, इसका रेट एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। तो इतना क्लियर है अभी तक। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन, दूसरा स्टेप बस सिंपल सा अटैक कर दो न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। बस इसमें इस मैकेनिज्म में से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था कि रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है भाई साहब तो कर देना, नहीं तो -1 पे पहुंच जाओगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अब चलो आगे बात करते हैं। देखो अगले पॉइंट्स क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो गाइस, ये जो पॉइंट्स मैंने आगे 2 लिखे हैं ना, इसकी पावर आपको तब जाके पता लगेगी जब हम इधर पहुंच जाएंगे। जब हम इधर पहुंच जाएंगे ना, तब आप समझोगे कि ये पॉइंट मैंने क्यों लिखे थे। अभी बस एज ए नॉलेज के तौर पे गेन करो, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात, SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन में देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज, कि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या, वैसे तो बताया हुआ है, लेकिन जिसको नहीं याद है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है ओ सॉल्वेंट तो पता है ना, ओ सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव दे दे सॉल्यूशन में, उनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब जो H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हो, उनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है बात। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर H पॉजिटिव दे सकता है हमें, वाटर में H पॉजिटिव होता ही है। अल्कोहल H पॉजिटिव दे सकता है, एसिटिक एसिड तो दे ही सकता है, कोई भी एसिड दे सकता है। तो ये सारे अपने क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं। क्लियर रहेगा बात, ठीक है ना। गाइस हम जनरली ना रिएक्शन जो कराते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन कराते हैं, हम किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ऐसे कुछ फैक्टर्स उसको, मतलब जो उसके फैक्टर ऐसे हम मतलब सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस हो जाए, या उसके रेट में मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में कोई बैरियर ना आए, इसलिए हम किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। एज ए सॉल्वेंट उसको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उसको एक मतलब रिएक्शन को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, बस सिंपल सा काम है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके तक मेरी साउंड जा रही है, तो एक एयर एक मीडियम है, तो वैसे ही बस सॉल्वेंट एक रिएक्शन के लिए मीडियम है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप तक मेरी आवाज जा रही है, तो क्यों जा रही है, क्योंकि अपने बीच में एक एयर का मीडियम है। लेकिन हम वैक्यूम में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, तो उधर आवाज हम दोनों की सुनना नहीं सुन पाएंगे, कभी भी नहीं। आप बोलते रह जाओगे, दूसरे को सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उधर मीडियम नहीं है, उधर कोई मीडियम नहीं है, अपने बीच में एयर का मीडियम है। इस करके मेरी साउंड जा रही है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, फिर आप सुन रहे हो। तो ऐसे जो अपना प्रोसेस हुआ, उसी तरह ऑर्गेनिक में प्रोसेस कराने के लिए हम एक कोई मीडियम यूज करते हैं। तो SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। कहां से कहां फिजिक्स में आ गए, वैसे आधा तो बीच में हम, चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट बनता रहता है, लिंकेज बनती रहती है, क्योंकि सब कुछ वही कराना जो बुक्स में लिखा हुआ है, फिर मजा क्या आएगा, फिर तो आप भी कर सकते हो। तो मेरे आने का क्या मतलब बना, ठीक है ना। तो थोड़ा थिंकिंग लेवल भी इनहेंस करने का चाहिए। जेईई तो चलो करते रहेंगे, लेकिन थिंकिंग भी आपकी मैंने इलैबोरेट करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है, ठीक है ना। गाइस सेकंड पॉइंट क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर, अमोनिया, अमाइन एक्सेट्रा जनरली यूज। वीक न्यूक्लियोफाइल, देखो गाइस न्यूक्लियोफाइल पहली बात क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मैं आपको बता चुका हूं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो, जिनमें मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो जिनमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अमीरी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन से अमीर हो, उनके पास ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इतना तो क्लियर है। अब मैंने आपको वैसे भी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप्स के होते हैं, एक कौन से, वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, और एक न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। 2 टाइप के न्यूक्लियोफाइल थे। तो गाइस
जो आपके जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है लोन पेयर पे, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी लोन पेयर पे डिपेंड करती है वो जनरली क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो देखो जैसे अमोनिया है, अमोनिया पे लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इस पे लोन पेयर है और लोन पेयर जो है नाइट्रोजन से बाउंडेड है, किसी एक एटम से बाउंडेड है, इस करके इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू जब एस जैसे इनकी बात करें तो देखो जो इन पे क्या है, ए भी एक न्यूक्लियोफाइल, देखो है तो ए भी न्यूक्लियोफाइल, ए भी न्यूक्लियोफाइल। देखो अमोनिया पे लोन पेयर है तो ए भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही लोन पेयर है। लेकिन फर्क क्या है, अमोनिया पे जो लोन पेयर है तो है, मतलब डोनेट तो कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो लोन पेयर है अमोनिया ने बाउंड करके रखे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, और इधर नेगेटिव और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने बाउंड करके रखा हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए जनरली जो अपने लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिव चार्ज वाले जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर है बात? तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं। इसको काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं कि स्ट्रॉन्ग, तो उसको मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं जो मैं जनरली याद रखता हूं। जैसे तो देखो SN1 क्या है गाइस, 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN2 क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन। देखो जब एक स्टेप में अगर रिएक्शन करानी हो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो अपने पास, भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो एक ही स्टेप में रिएक्शन करा देगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो 2 स्टेप ले लेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई मतलब समझाने का मतलब ऐसे कोई कंसेप्चुअल पॉइंट पे नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, बस ऐसे एक तरीका बता रहा हूं जैसे आप याद रख सकते हो कि देखो SN2 क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन। तो 1 स्टेप रिएक्शन कब, 1 स्टेप रिएक्शन कब फेवर करेगी, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होगी, तब उसको हम SN1 कह सकते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि SN1 में वीक यूज होता था कि स्ट्रॉन्ग यूज होता था। 2 स्टेप रिएक्शन है तो उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल की आपको बता चुका हूं कि कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली, ठीक है ना, वैसे देखने में बहुत कॉमन सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ कब आएगा एक पॉइंट की पावर, जब हम इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तब तक वेट करो, ठीक है ना, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो उतना समझ नहीं आएगा, उतने दिल में जाएगा नहीं, मतलब अंदर फील नहीं आएगा यार, आत्मा का आत्मा से कनेक्शन नहीं होगा, तो इधर जाके परफेक्ट टाइम आएगा हो कि आपको और नॉलेज मैं शेयर करूं। ठीक है ना, तो हर एक चीज का परफेक्ट टाइम होता है, तो वेट करो उस चीज का, बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है ना, अब गाइस बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहली बात यह बताया था कि SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है, कि मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले स्टेप पे ही डिपेंड कर रही है, पहले स्टेप पे डिपेंड कर रही है। और पहला स्टेप है क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो जितना स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन हमें मिलेगा उतनी जल्दी रिएक्शन इधर से इधर कन्वर्ट होगी, इधर से इधर कन्वर्ट, जितना स्टेबल कार्बोकटाइन मिलेगा उतनी ही जल्दी ये रिएक्शन इधर से इधर कन्वर्ट होगी। तो सिंपल सी बात है, जितना स्टेबल हमें कार्बोकटाइन मिलेगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना स्टेबल कार्बोकटाइन मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा का मतलब क्या, कि इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सिंपल सी बात ये है। तो SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। SN1 में स्टेबिलिटी, SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। काफी बच्चे बस सीधा रट्टा मारते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्रैमिंग करते हैं, लेकिन अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसकी क्रैमिंग की कैसे धज्जियां हो रहेंगी जब एडवांस लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, तब इसलिए अभी समझो
कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। अब देखो, अब बात करें कि अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो बात करें कि कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये देखो ये क्या है अपना 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है। अगर 2 डिग्री अल्काइल, एक 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री होगा, एक 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड होगा, तो 3 डिग्री से हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड होता तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता, और 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता। तो सिंपल सी बात यह है कि जितना ज्यादा डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड होगा, जितने ज्यादा डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड होगा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्योंकि जैसा देखो, ए अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री वाला है, इसमें कार्बन कितने डिग्री वाला है? 3 डिग्री वाला। तो इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा 3 डिग्री वाला। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात यही है कि रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो कार्बोकैटायन कब स्टेबल बनेगा? जितनी अल्काइल हैलाइड की डिग्री ज्यादा होगी। अभी के लिए याद रखो जितनी डिग्री ज्यादा, क्योंकि अभी हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है ना? तो अब देखो, इसीलिए ऑर्डर आया आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इस करके आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आया। क्योंकि रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन की किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। आई होप क्लियर है गाइस। ठीक है ना? तो ये आपका ऑर्डर आ गया कि अगर 3 डिग्री पे सबसे पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर है? अभी तक बेसिक्स चल रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल, मेंस लेवल। अभी थोड़ा एडवांस लेवल के पॉइंट भी आएंगे, थोड़ा टेस्ट तो दूंगा। ठीक है ना? इधर तक क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, मैं अब आपको कराना चाहता हूं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में, कि स्पेस में देखते हैं कि बॉन्ड्स में कैसे काम हो रहा है, कि कौन सा बॉन्ड कैसे अटैच हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक सिंपल सी कोई मैंने एग्जांपल लिया। देखो, इसका नेमिंग बताओ। चलो, नेमिंग क्या है? चलो हाँ, यूपीएससी रिवाइज करो, नेमिंग बोलो जल्दी, डरो ना देख के कि ये कैसे, भैया इसकी नेमिंग कैसे बताऊं। देखो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन वाली चेन है, एंड ब्रोमीन कहां लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तो क्या नेमिंग बनेगी? 2 ब्रोमो बुटेन। सिंपल सी नेमिंग है, और क्या बताऊं इसमें। तो इसकी नेमिंग है, चलो नेमिंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन 2 ब्रोमो बुटेन उसका नेम है। तो ये हमने कंपाउंड लिया, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट, कंपाउंड भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन इधर हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं कि ये रिएक्टेंट था अपना। तो पहला स्टेप क्या होता है SN1 रिएक्शन में? सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है। सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है। तो मैंने एसिटिक एसिड लिया, बस एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन आपका बन रहा है। बस ये तो सॉल्वेंट है, एज ए प्रेजेंस के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो आपको बता चुका हूं। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? आपका कार्बोकैटायन बना। तो आपका कार्बोकैटायन क्या बना? ए बना। तो देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया आपके पास। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब देखो आगे क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो बना ही नहीं पाएंगे। देखो रीअरेंजमेंट कब होगी? जब स्टेबिलिटी गेन हो। लेकिन अगर मतलब इधर अगर पॉजिटिव चार्ज इधर ले आए, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है ना? इधर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, मतलब इधर से हाइड्रोजन अगर दे दे तो इधर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन रहेगा। तो स्टेबिलिटी मतलब रीअरेंजमेंट करने से स्टेबिलिटी कोई इनहेंस नहीं हो रही है। तो जब रीअरेंजमेंट करने से स्टेबिलिटी इनहेंस ना हो तो हम रीअरेंजमेंट नहीं करते। जिसको नहीं रीअरेंजमेंट क्लियर है, जीओसी का लेक्चर देख लो। ठीक है ना? तो इधर ठीक है, इधर तक ही है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है। तो पहली बात तो इधर तक, क्योंकि अभी मैं आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, तो मैंने ज्यादा टफ एग्जांपल नहीं ली कि आपको पहले रीअरेंजमेंट भी कराऊं। वैसे रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। ठीक है ना? तो सबसे पहले SN1 में क्या होता है? सबसे पहले आपने कार्बोकैटायन बना दिया। देखो इधर से एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। देखो पहले इसकी हाइब्रिडेशन बताओ क्या थी? इसकी हाइब्रिडेशन बताओ क्या थी? देखो केमिकल बॉन्डिंग में आ गए। इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी? sp3। वो देखो sp3 क्यों आई? क्योंकि इसमें 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। ठीक है, आपको वैसे केमिकल बॉन्डिंग में सीधा भी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें 4 बॉन्ड बनाया, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। तो sp3 हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो जब एक कार्बोकैटायन बना
तब देखो इसकी हाइब्रिडेशन अब क्या है, कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, क्योंकि इसने देखो 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 बॉन्ड बनाया तो sp2 हाइब्रिडेशन। एंड sp2 हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, सिंपल सी बात, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो ये अपना प्लेनर है, ए टेट्राहेड्रल। मतलब इधर से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि टेट्राहेड्रल से प्लेनर में ज्योमेट्री कन्वर्ट हुई, टेट्राहेड्रल से प्लेनर में ज्योमेट्री कन्वर्ट हुई, या ये भी कह सकते हो कि हाइब्रिडेशन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हुई। पहला स्टेप समझ आया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है। देखो अब आपको जो कार्बोकेटाइन है इसकी ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर का मतलब क्या कि उसी सेम प्लेन में है, उसी प्लेन में। देखो व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे ही है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे ही है, इसी प्लेन पे है ना, तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे ही है। तो गाइस देखो दो तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं, दो तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं। देखो कैसे, देखो देखो दो तरीके से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। जैसे अपना ई कंपाउंड है, तो देखो जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है। देखो अभी बस इसकी जैसे, चलो दीदी देख लो, देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो साइड से हो सकता है। या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आए कि हशू आया और अटैक कर दिया, एक साइड इस साइड से अटैक कर सकता है क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो दो साइड से अटैक कर सकता है। और हम स्टीरियो केमिकल की बात कर रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, स्पेस में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि बॉन्ड कैसे कैसे बन रहे हैं, इसलिए हम इस एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो देखो एक बार OH नेगेटिव इधर से भी अटैक कर सकता है और एक बार OH नेगेटिव इधर से भी अटैक कर सकता है। तो दो साइड पॉसिबल है अटैक करने की, दो साइड पॉसिबल अटैक करने की, इसलिए दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, इसलिए दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तो देखो इधर देखो, अगर OH नेगेटिव का अटैक इधर से कराएं तब OH इधर लग जाएगा तो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बना। और एक बार अगर OH नेगेटिव का अटैक इस साइड से कराओ तब आपका OH इधर लगेगा, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बना। इतना चलो हमने सीख लिया कि हाँ दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि एक बार प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक बार इधर से अटैक हो सकता है, एक बार इधर से अटैक हो सकता है, चलो दो स्ट्रक्चर बन गए। लेकिन मुद्दा अब ये आता है, पॉइंट अब ये आता है कि ये दो स्ट्रक्चर का आपस में रिलेशन है क्या, कोई इन दोनों में आपस में कोई रिश्ता है, खून का रिश्ता है कि कैसा रिश्ता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो इन दो स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है, पहले ही बता देता हूं। ये दो स्ट्रक्चर आपस में रैसमिक मिक्सचर बनाते हैं, ये दो प्रोडक्ट्स आपस में क्या बनाते हैं, रैसमिक मिक्सचर, ठीक है ना। कि हमें SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है, रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है, रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है। जब बात हो है कि जब मतलब काइरल कार्बन हो तभी रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा, क्योंकि देखो इसमें काइरल कार्बन क्या होता है, काइरल कार्बन क्या होता है, जब एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तो उसको बोलते हैं काइरल कार्बन। तो काइरल कार्बन तो होना चाहिए ना अपना मतलब रैसमिक मिक्सचर बनाने के लिए। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, इनैंशोमर्स का, पेयर ऑफ इनैंशोमर्स का मिक्सचर होता है। सिंपल सी बात है, रैसमिक मिक्सचर भी आपको करा चुका हूं। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, इनैंशोमर्स का मिक्सचर होता है। इनैंशोमर्स क्या होते हैं, इनैंशोमर्स क्या होते हैं, आइसोमरिज्म देखा है तो सब क्लियर हो रहा होगा। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, इनैंशोमर्स का मिक्सचर। इनैंशोमर्स क्या होते हैं, इनैंशोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं। इनैंशोमर्स की डेफिनेशन, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। देखो थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, वैसे अब जरूरत तो नहीं थी लेकिन चलो काफी कुछ भूल जाते हैं आइसोमेरिज्म में, तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इनैंशोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। मतलब दो चीजें हैं इसमें, पहली बात तो इनैंशोमर्स क्या होते हैं, आपस में मिरर इमेजेस होते हैं, और दूसरी चीज नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। तो पहले देखते हैं मिरर इमेज। देखो जैसे ये दो आपके बने, तो ये दोनों ऐसे आपके मैं बता रहा हूं कि ये दोनों इनैंशोमर्स ही हैं, ठीक है, ये दोनों आपके इनैंशोमर्स ही हैं। इसको प्रूव भी कर देते हैं कि ये दोनों क्यों इनैंशोमर हैं। देखो इनैंशोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, चेक करो क्या है दोनों आपस में मिरर इमेज है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, मिरर इमेज है। देखो जिस बच्चों को नहीं इमेजिन हो रहा है, देखो इसके आगे शीशा लगाओ, इसके आगे हमने शीशा लगाया, तो
तो इसके आगे शीशा लगाओगे, जो शीशे के पीछे इमेज बनेगी, मिरर के पीछे इमेज बनेगी, और कैसी इमेज बनेगी, AOH बॉन्ड शीशे के जो पीछे इमेज बनेगी उसमें OH इस साइड आ जाएगा। OH पहले इधर था, लेकिन जो उसकी मिरर इमेज होगी उसमें OH इस साइड आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप इधर था। अब शीशे के जो पीछे, जो शीशे के पीछे इमेज बनी है उसमें मिथाइल ग्रुप कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ऐसे ही होगा, और ये दो ग्रुप आपके इधर चले जाएंगे। जो पीछे मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो उसकी मिरर इमेज देखो अब ए बनेगी। तो देखो ये दोनों क्या मिरर इमेज हैं, हाँ देखो, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज होगी उसमें OH कहां होगा, इस साइड, तो इसमें OH इस साइड ही है। इसकी मिरर इमेज में मिथाइल ग्रुप कहां होगा, इधर होगा। इसकी मिरर इमेज में मिथाइल ग्रुप कहां होगा, इधर होगा, तो मिथाइल ग्रुप इधर ही है। इसकी मिरर इमेज में अपने ये दोनों ग्रुप कहां चले जाएंगे, इधर से उठ के इधर चले जाएंगे। तो ये दोनों ग्रुप आपके इधर से उठ के इधर चले गए। क्लियर है बात? तो ये पहली बात प्रूव हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। पहली बात तो ये प्रूव हो गया। अब बात करते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल के। देखो छोटे छोटे पॉइंट है, इतना डीप में अब जाना नहीं चाहिए क्योंकि आपको करा चुका हूं, लेकिन मैं हाँ कोशिश करता हूं कि सब कुछ बार बार आपका रिवाइज कराते रहूं, ठीक है ना, कि आप हमेशा कॉन्फिडेंस फील करो। देखो नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या होता है, देखो बहुत आराम से समझ सकते हो। जैसे देखो इस मॉलिक्यूल को आप उठाओ, इस मॉलिक्यूल को उठाओ, इमेजिन करो, है ना, इस मॉलिक्यूल को आपने उठाओ और इस मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे इसका कार्बन इस कार्बन के ऊपर ऐसे रख दो, ठीक है। मतलब इस मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल को आपने उठाया और उसको, उसका कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है इसके सेंट्रल कार्बन के ऊपर रख दो। अगर जो इसके जो सेंट्रल कार्बन के जो, मतलब इसके जो ग्रुप है, इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच है वो इसके ग्रुप के जस्ट ऊपर आ रहे हैं, मतलब इसके ग्रुप को अगर सुपर इंपोज कर रहे हैं, मतलब उसके ग्रुप के जस्ट ऊपर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर इंपोजेबल। कि मतलब जैसे हमने कोई कंपाउंड उठाया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो अगर जो हमने कंपाउंड लिया उसका मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके ऊपरी आए और उस ग्रुप का हाइड्रोजन इसके ऊपरी आए, या इथाइल ग्रुप इसके ऊपरी आए, मतलब इसको सुपर इंपोज कर दे, इन सबको सुपर इंपोज कर दे, जिसको हमने उठा के इसके ऊपर रखा, तो उसको बोलते हैं सुपर इंपोजेबल। लेकिन देखो अब इसको हमने उठाया, इसके ऊपर रख दिया, तो इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो कहां आएगा, इधर आएगा। इसका मिथाइल ग्रुप इधर आएगा। देखो इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया, अब इसका मिथाइल ग्रुप कहां आया, इधर आएगा। तो देखो इसका जो मिथाइल ग्रुप है इसके मिथाइल ग्रुप को सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल। तो दोनों चीजें क्लियर हुई। पहली बात तो हाँ ये दोनों मिरर इमेज हैं, दूसरी बात ये भी क्लियर है कि ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करी इनैंशोमर्स की, तो इससे प्रूव हुआ कि हाँ भाई ये दोनों आपस में क्या है, इनैंशोमर्स हैं। तो समझ आया। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है, हमें इनैंशोमर्स मिलते हैं। तो और पेयर ऑफ इनैंशोमर्स ही मिलके क्या बनाते हैं, रैसमिक मिक्सचर। तो फाइनल कंक्लूजन इज SN1 रिएक्शन में हमें रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। ये एस्पेक्ट समझना जरूरी था। अच्छा ये एस्पेक्ट मैंने इधर क्यों नहीं समझाया, क्योंकि इधर काइरल कार्बन है ही नहीं। तो रैसमिक मिक्सचर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर कहां से बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए अपना रैसमिक मतलब काइरल कार्बन तो होना चाहिए ना। काइरल कार्बन तो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है ना, नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट। जरूरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए साथ साथ में क्या होनी चाहिए, सिमेट्री कोई प्रेजेंस ना हो। चलो ये तो आइसोमरिज्म का टॉपिक हो गया वैसे, लेकिन हाँ रिवाइज करा दे रहा हूं कि सिमेट्री कोई प्रेजेंस ना हो। जैसे हमने कहीं मीजो कंपाउंड किया था, मीजो कंपाउंड में काइरल कार्बन थे लेकिन तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। इस करके मीजो कंपाउंड क्या थे, अपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे। क्लियर है बात। तो इसलिए हमने इसमें बात रैसमिक मिक्सचर की नहीं की, क्योंकि इसमें काइरल कार्बन है ही नहीं, तो रैसमिक इनैंशोमर्स बनेंगे नहीं, तो रैसमिक मिक्सचर कहां से बन जाएगा। इसलिए मैंने काइरल कार्बन लिया। देखो एक काइरल कार्बन है ना, देखो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट है। देखो एक ब्रोमीन लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे थे। इस करके काइरल कार्बन था।
इस करके इसमें रैसमिक मिक्सचर की मैंने बात की। क्लियर है बात? तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो आई होप इधर तक SN1 क्लियर है। ठीक है, बहुत कुछ सीखा हमने SN1 में। अब SN2 को देखते हैं। उसके बाद जब इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे ना, आपस में कंपैरिजन करेंगे, तब और मजा आएगा। ठीक है ना? तो देखो अब आगे बात करते हैं SN2 के बारे में। देखो SN2 की पहले फुल फॉर्म तो अब तो क्लियर होगी। SN2 की फुल फॉर्म क्या? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बायोमोलिकुलर। तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। क्योंकि इसका जो रेट ऑफ ऑर्डर होता है 2 होता है, इसका जब 1 होता है, इसका 2 होता है, मतलब इसलिए बायोमोलिकुलर आया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है? तो इसका ऑर्डर 2 होता है। तो इसका अच्छा आप रेट एक्सप्रेशन भी देख सकते हो। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? के देखो RX RBr, इसमें हमने क्या लिया है? चलो Cl लिया है, तो RCl और साथ में OH नेगेटिव भी आता है। इसमें देखो SN1 में क्या था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा था, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। लेकिन SN2 में क्या है? अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और OH नेगेटिव की मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए 2 ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, ऑर्डर हमारी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं, उसके बाद एज ए हम स्टूडेंट नॉलेज के तौर पे गेन करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो ये आपका रेट मतलब एक्सप्रेशन था रेट का, तो मैं आपका बता देता हूं ऐसे। ठीक है ना, बोर्ड लेवल में आता जा रहा वैसे तो। ठीक है ना? अब चलो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। देखो SN2 आपको मैंने बताया कि पहली बात 1 स्टेप रिएक्शन होती है, तो इट इज ए 1 स्टेप रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैंने एक क्या लिया? अल्काइल क्लोराइड लिया। एक क्या है अपना? देखो क्या इसकी नेमिंग क्या होगी बताओ? क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, इसकी नेमिंग और क्या करोगे? क्लोरोमीथेन ही है ना ये। तो देखो क्लोरोमीथेन मैंने लिया। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? 1 स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो देखो गाइस होता क्या है, जैसे आपकी क्लोरोमीथेन एग्जांपल मैंने लिया है, तो क्या होता है SN2 मैकेनिज्म में कि OH ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, इधर मैंने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया? OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है। क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है। तो OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक कर देगा। क्यों बैक साइड से अटैक करता है? क्योंकि इस साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। देखो इधर से क्लोरीन स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा देता, जगह नहीं देता इसको इधर जाने की, कार्बन तक पहुंचने की। इधर से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। तो याद रखना पहला पॉइंट क्या है SN2 रिएक्शन का कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। तो देखो पहले क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो बीच में आपकी एक ऐसी स्टेट आएगी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है गाइस? ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट हमें बताती है कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। देखो जैसे ए ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या बता रही है? ए ट्रांजिशन स्टेट हमें ए बता रही है कि OH का बॉन्ड बनना शुरू हुआ है। देखो ये 2 बॉन्ड मैंने डॉटेड बनाए हैं, तो ए हमें ये बता रहे हैं कि OH का बॉन्ड बनना शुरू हुआ है और क्लोरीन का बॉन्ड टूटना शुरू हुआ है। क्लोरीन का बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। तो ट्रांजिशन स्टेट हमें बॉन्ड की फॉर्मेशन या बॉन्ड की डिसोसिएशन के बारे में एक स्पेसिफिक हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इधर OH बॉन्ड बन रहा है और Cl बॉन्ड स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये आपकी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद फाइनली क्या होता है? देखो उसके बाद क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन ऐसे निकलता है। ठीक है, क्लोरीन निकलता है और OH इधर को अपनी फोर्स बनाते जाता है, OH अपनी फोर्स बनाते जाता है, OH फोर्स बनाता है। देखो फोर्स बनाता है तो क्या होता है? फोर्स लगा रहा मतलब मोमेंटम चेंज कर रहा है। ऐसे अब थोड़ा बता सकते हो, नहीं तो बताने को सीधा भी कह सकते हो कि इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, जैसे टीचर बताते हैं कि क्या होगा SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन क्या होती है गाइस? इन्वर्जन का देखो एक इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है। इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, जो अपना जैसे ए स्ट्रक्चर है, ए स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाए। देखो ए पहले अपना स्ट्रक्चर ए था, बाद में देखो ए ग्रुप पहले अपने इधर थे, बाद में ए ग्रुप आपके इधर आ गए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को, इस चमत्कार को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्जन। कि मतलब जो अपना स्ट्रक्चर है
मतलब जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाए, कि मतलब R से S हो जाए, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो पहले आपके ग्रुप इधर थे, बाद में फाइनल प्रोडक्ट में आपके ग्रुप इस साइड आ गए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बताने को वैसे ही बता सकता था कि बस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, लेकिन बताने की कोशिश करोगे कि आपको फील आए। तो देखो क्या होता है, OH का बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, क्लोरीन का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ। तो क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है और OH का बॉन्ड आ रहा है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड होती है फोर्स। फोर्स बॉन्ड ऐसा तो नहीं है ना कि बॉन्ड एक डंडी होती है कि आपने डंडी मार दी बस बॉन्ड बन गया, डंडा लगा दिया और हाइड्रोजन चिपका दिया। बॉन्ड तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होती है फोर्स। बॉन्ड क्या होती है? फोर्स। तो OH की बॉन्ड अब बनना स्टार्ट हुई है, OH की कार्बन से बॉन्ड बननी स्टार्ट हुई, मतलब फोर्स लगनी स्टार्ट हुई है OH एंड कार्बन के बीच में। तो जब फोर्स बन रही है तो मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज होने के कारण ए बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे इन्वर्ट हो जाते हैं। ए बॉन्ड क्या होते हैं? जब ऐसे इधर से मोमेंटम मिलता है, इसको मोमेंटम डिलीवर होता है, तो ये बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे इन्वर्ट हो जाते हैं। इस करके आपको इन्वर्टेड इमेज मिलती है। बस एक फील दिलवाने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो वैसे भी कह सकता था कि आप याद रख लो कि SN2 में इन्वर्जन होती है, लेकिन वैसे मेरी इच्छा नहीं होती बताने की। तो इधर मोमेंटम इसको डिलीवर होता है, इस करके इसके जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है बात? तो 2 पॉइंट हमारे निकले। पहला पॉइंट क्या कि बैक साइड से अटैक होता है। दूसरा पॉइंट क्या कि स्ट्रक्चर मतलब SN2 रिएक्शन में क्या होती है? इन्वर्जन होता है, कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्टेड होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसमें क्या मिलता था? रैसमिक मिक्सचर। क्लियर है इधर तक? अब देखो इसकी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें SN1 में रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही थी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें रिएक्टिविटी देखो किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे रिएक्टिविटी गाइस डिपेंड कर रही है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस पे देखो कैसे। पहली बात तो OH नेगेटिव पीछे से अटैक कर रहा है। अब देखो जैसे मान लो इधर पहले मान लो हाइड्रोजन था। पहले आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत छोटा, हाइड्रोजन देखो बहुत छोटा सा एटम होता है ना, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या कि कौन इसको कम जगह दे, मतलब देखो जितनी ज्यादा इसको ज्यादा जगह मिलेगी इधर अटैक करने की तो उतनी जल्दी अटैक हो जाएगा। अभी और समझोगे, जैसे देखो हाइड्रोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं तो इनकी स्टेरिक बल्कीनेस इनमें कम है, बल्कीनेस इनमें कम है, तो इधर तक ही है, तो OH नेगेटिव आराम से अटैक कर सकता है। ठीक है, अब सपोज करो मैं इधर मिथाइल ग्रुप लगा दूं, इधर मिथाइल ग्रुप लगा दूं, मतलब 1 डिग्री हैलाइड बना दिया मैंने, 1 डिग्री हैलाइड बना दिया। तो मिथाइल ग्रुप आपको पता है कि एक बल्की ग्रुप होता है, तब इसकी अब एक कहां इतनी स्पेस में फैला हुआ है, इतनी स्पेस में अब बल्की होता है तो इसकी स्पेस कितनी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी हो जाएगी, मतलब कि इधर तक इसने अपने मॉलिक्यूल्स को ऐसे फैलाया हुआ है, कि मतलब ऐसे हुआ है, सिंपल सी बात कि हाइड्रोजन ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसने अपनी एक बाउंड्री बनाई है कि इतनी जगह पे मैं ही रहूंगा, तो इसने स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर दी। अब देखो अब OH नेगेटिव का इधर अटैक करना थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि अब थोड़ी जगह इसको कम मिल रही है कार्बन तक पहुंचने की। तो जब हमने एक मिथाइल ग्रुप लगाया तो OH नेगेटिव का अटैक करना टफ हो जा रहा है। अगर हम एक ग्रुप और लगा दें, एक ग्रुप और लगा दें CH3 का, तो अब देखो और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी, इधर से भी जगह घेर लिया जाएगा, तो अब अटैक करना और टफ हो जाएगा, अटैक करना और OH नेगेटिव का अटैक करना और टफ हो जाएगा, क्योंकि इसको जगह ही नहीं मिलेगी इधर तक पहुंचने की। ठीक है, अगर इधर भी मतलब पहले 2 डिग्री किया, अब 3 डिग्री भी कर दो, तो 3 डिग्री अगर करोगे तब देखो और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा भाई साहब, कहीं से जा ही नहीं पाएगा इस पे अटैक करने के लिए, जगह ही नहीं मिलेगी इसको कार्बन को देखने की, कार्बन को देख ही नहीं पाएगा, अटैक होना बहुत टफ हो जाएगा। पहली बात इतना समझे। तो जब सिर्फ हाइड्रोजन लगे थे तब अटैक करना इजी था, लेकिन जब तीनों साइड में मतलब 3 डिग्री बना दिया हमने उसे, तो अटैक करना बहुत टफ हो गया। तो SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है क्राउडनेस पे, कि जितनी क्राउडनेस कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखो इसमें क्राउडनेस ज्यादा है तो इसका अटैक करना टफ होगा, तो इसका अटैक करना टफ होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं।
इसका अटैक करना टफ होगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा ही नहीं। तो जितनी क्राउडनेस कम होगी, जितनी क्राउडनेस कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी क्राउडनेस ज्यादा होगी उतना रिएक्ट करना टफ होगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो उसका क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्राउडनेस सबसे कम होती है। और 3 डिग्री में क्राउडनेस क्या होती है, 3 डिग्री में क्राउडनेस सबसे ज्यादा होती है, इस करके उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में। ठीक है, अभी बताऊंगा सब कि SN1 आपको कैसे पता लगे कि इसमें SN1 हो रही है कि SN2 हो रही है, अभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैकेनिज्म समझो। ठीक है ना, तो क्लियर है चीज। ठीक है, तो उसमें देखो इस करके अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें क्या आया था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जस्ट उल्टा आया इससे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो SN1 में रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइल, 5 बार बोल चुका हूं। इसमें किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम इसमें है, तो इस करके इस पे 1 डिग्री में अटैक करना आसान होगा OH नेगेटिव का, तो रिएक्टिविटी 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी SN2 में। ठीक है, तो पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका A आ गया। क्लियर है बात। इसमें रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही थी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, इधर क्राउडनेस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे, जिसको टेक्निकली बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसके भी 2 पॉइंट और ऐसे सिंपली है, तो इसके रिलेटेड ही है। जैसे इसमें हमने 2 पॉइंट देखे थे, इसमें क्या यूज होता था, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, तो इसमें क्या यूज होता है, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। एप्रोटिक का मतलब जो सोल्वेंट सॉल्यूशन में H पॉजिटिव नहीं दे पाते उनको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। सिंपल सी बात है, सिंपल ऐसे इधर से भी गैस मार सकते थे कि इधर उल्टा ही आएगा उससे। ठीक है ना, तो चलो कोई बात नहीं। तो पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट जो आपके जर्नल सिलेबस में मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो यही हैं, ज्यादातर आपको ही देखने को मिलते हैं। देखो एक DMF, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, देखो C6H6 बेंजीन, एसीटोन, एसीटोन। तो ये 4 एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है ना, तो ये आपके क्या है, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। देखो आपको पता है ना, बेंजीन H पॉजिटिव तो देता नहीं है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म H पॉजिटिव तो देता नहीं है, एसीटोन H पॉजिटिव तो देता नहीं है, DMF भी H पॉजिटिव नहीं देता, याद रखना, नॉलेज है के तौर पे। ठीक है ना, DMF आपको मैं कभी स्ट्रक्चर दिखा भी दूंगा, दिखाना हुआ, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस का स्ट्रक्चर कोई पार्ट नहीं है। इतना याद रखना कि DMF क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट होता है। क्लियर है बात। तो पहली बात, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट यूज होता है SN2 में। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, तो 1 स्टेप रिएक्शन के लिए अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो ज्यादा मजा आ जाए, तो ज्यादा मजा आ जाए, तो रिएक्शन एक ही स्टेप में अपनी हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली यूज, जैसे कि NaOH में क्या न्यूक्लियोफाइल है अपना, OH नेगेटिव हमें एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करने वाले न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो OH नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल हैं। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो SN2 में पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आर यूज। क्लियर है इधर तक। तो ये तो जस्ट इसके जैसा ही है। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम दिया नहीं, तो क्योंकि आपको पता भी लग गया, सब कुछ क्लियर है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब देखो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था। इसमें रिएक्टिविटी देखो, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर से हमें कंक्लूजन क्या मिला, ये जो 2 रिएक्टिविटी ऑर्डर्स अपने आप आए, अपने पास आए, अपने आप नहीं मतलब अपने पास आए, उनमें से कंक्लूजन क्या निकला, उससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, तो SN1 फेवर करेगी SN2 को, कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो SN1 शो होगी, SN2 नहीं शो होगी। क्यों? क्योंकि SN1 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, तो उसमें 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और SN2 के लिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो क्लियर कट विजन है कि उसमें SN1 ही शो होगी। SN1 फेवर SN2 व्हेन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट, कि मतलब जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। या ये भी कह सकते हो, ज्यादा बेटर ये रहेगा कि ये कहो कि SN1 फेवर करेगी SN2 को। क्लियर है। और अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो,
तब SN2 फेवर करेगी SN1 को, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एंड SN1 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी कम होगी, बहुत कम होगी। तो जहां जिस मैकेनिज्म से हमें रिएक्टिविटी जल्दी हो रही है, जल्दी रिएक्शन हो रही है, तो उस मैकेनिज्म को हम फॉलो करते हैं। तो 1 डिग्री, तो इससे लास्ट एक फाइनल लाइन बताता हूं। 3 डिग्री अगर होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो आपका SN1 शो होगा, SN2 नहीं होगी, ऐसे याद रख सकते हो। या ये कह सकते हो SN1 फेवर करेगी, SN2 कम करेगी, ठीक है। SN1 फेवर करेगी SN2 को। और जब 1 डिग्री होगा तो SN2 फेवर करेगी, या SN2 शो होगी, SN1 नहीं होगी। या ये भी कह सकते हो कि SN2 फेवर करेगी SN1 को। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री में तो क्लियर विजन है कि हमें पता है कि 3 डिग्री है तो SN1 होगी, 1 डिग्री है तो SN2 होगी। बीच में बेचारा फंस गया 2 डिग्री। इधर भी देखो बीच में 2 डिग्री आया, इधर भी 2 डिग्री आया। अब 2 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आने से हम कैसे बताएं, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर से तो कंक्लूड कर नहीं पाएंगे। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं 3 डिग्री और 1 डिग्री के बारे में, कि 3 डिग्री होगा तो SN1 होगी, ठीक है, SN1 जल्दी होगी। 3 डिग्री अगर 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड होगा तो SN1 रिएक्शन जल्दी होगी। तो हाँ, इससे कंक्लूजन ये निकला कि 3 डिग्री है तो SN1 होगी और 1 डिग्री है तो SN2 होगी। लेकिन बीच में बेचारा 2 डिग्री फंस गया, बीच में बेचारा 2 डिग्री फंस गया। तो अब ये जो आपके पॉइंट थे ना, इनकी पावर जनरली जो है 2 डिग्री में यूज होती है। ये 2 डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये 2 डिग्री को डिफाइन करते हैं कि 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो 2 डिग्री तो SN1 भी शो कर सकता है, SN2 भी, जनरल बात करें। लेकिन ये 2 पॉइंट क्लियर विजन दे देते हैं कि वो SN1 है कि SN2 है। सिंपल सी बात ये है। जैसे देखो पहले एग्जांपल ये भी देख लो, देखो ये 2 एग्जांपल है, देखो सेम एग्जांपल है। देखो इसकी नेमिंग क्या है 2 ब्रोमोबुटेन, ये भी क्या था अपना 2 ब्रोमोबुटेन, ये भी अपना क्या था 2 ब्रोमोबुटेन। तो अब देखो 2 ब्रोमोबुटेन है, तो हम देखो इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है, तो हम डिग्री से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिग्री 2 डिग्री जो 2 डिग्री जो अल्काइल ब्रोमाइड होता है वो SN1 भी शो कर सकता है, SN2 भी। 3 डिग्री होगा तो SN1 ही शो करेगा, 1 डिग्री होगा तो SN2 ही शो करेगा। लेकिन 2 डिग्री वाला जो है वो SN1 भी SN2 भी शो करता है। तो आपको लेकिन क्वेश्चन आता है कि बताओ 2 डिग्री अल्काइल, आपको 2 डिग्री कोई रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें SN1 हो रही है कि SN2, तो आपको उस टाइम क्लियर होना चाहिए कि 2 डिग्री में कैसे बताएं कि SN1 है कि SN2। तो ये 2 पॉइंट बहुत पावरफुल है उसमें। तो देखो अब ये पॉइंट काम आएंगे। देखो आपको पता है कि SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट यही है। दूसरी बात वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, ये थोड़ा इसकी मेजॉरिटी मतलब थोड़े इसकी वो कम है, वेटेज कम है। लेकिन हाँ ये भी एक पॉइंट है, जब आपको सॉल्वेंट से अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो तब दूसरे नंबर पे पॉइंट देखोगे, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा ही है, सबसे पहले आप सॉल्वेंट देखो। अगर सॉल्वेंट से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या तो कभी कभी सॉल्वेंट दिया भी नहीं होता, जैसे इसमें देखो सॉल्वेंट दिया नहीं हुआ है, तो कभी कभी सॉल्वेंट दिया भी नहीं होता। तो सॉल्वेंट नहीं दिया तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक करो, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक करो, ठीक है ना। लेकिन अभी बात करते हैं सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। तो देखो आपको पता पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है SN1 में। देखो कंपाउंड रिएक्टेंट दोनों जगह मैंने सेम लिए, लेकिन प्रोडक्ट देखो अभी दिखाता हूं। तो अब कैसे बताएं, देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो इसमें क्या हो रही है, इसमें SN1 हो रही है, इसमें SN2 हो रही है। कैसे क्लियर हुआ बे, है तो दोनों 2 डिग्री, SN1 भी शो हो सकते थे, SN2 भी। तो इधर क्या यूज हो रहा है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज हो रहा है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज हो रहा है। तो इस करके इसमें श्योर हो गया कि हाँ भाई साहब ये रिएक्शन तो SN1 ही है, और इसमें पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज हो रहा है। इस करके क्लियर विजन मिल गया कि हाँ भाई साहब इसमें तो SN2 ही हो रही है पक्के तौर पे। क्लियर है, ठीक है ना। ए पॉइंट को मैंने क्यों कहा कि थोड़ा प्रायोरिटी में कम होता है, क्योंकि देखो इधर भी मैंने OH नेगेटिव ही लिया, OH नेगेटिव लिया, और OH नेगेटिव तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, OH नेगेटिव तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन जब सॉल्वेंट, अगर आपको सॉल्वेंट दिया हो तो सबसे पहले तो आप सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग देखोगे, फिर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो नहीं देखोगे। अगर सॉल्वेंट से अगर क्लियर नहीं हो रहा या सॉल्वेंट ना दिया हुआ तब आप देखोगे वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है ना। अगर सॉल्वेंट ना दिया होता फिर आप देखते कि वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया है कि स्ट्रॉन्ग। जब वीक न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराते तब क्या होता SN1, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का कराते तो SN2 होती। लेकिन अभी हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन भी आपके सॉल्वेंट भी आते हैं, क्योंकि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पे आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा कि अमोनिया का अटैक कराना है, इस कंपाउंड पे अमोनिया का अटैक कराना, फिर तो आपको क्लियर ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई SN1 ही हो रही है, ठीक है ना। तो ज्यादातर सॉल्वेंट की नॉलेज पूछते हैं कि आपको सॉल्वेंट्स क्लियर है कि पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक क्या होते हैं। तो ये 2 पॉइंट कहां काम आए, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा जर्नली, कि वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली यूज, यूनिवर्सली नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ लेकिन हुई SN1 रिएक्शन, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को बारीकी से देख रहा हूं और आपको बताना भी उस अकॉर्डिंग चाहता हूं। तो SN1 में जर्नली यूज होता है, जर्नली वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखो इधर मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, लेकिन ए फैक्टर ज्यादा हाईली पोलराइज्ड है कि इसमें इससे ज्यादा कंक्लूजन हुआ कि हाँ भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया तो क्लियर कट विजन है कि इसमें SN1 शो हो रही है और इसमें SN2 शो हो रही है। समझे इस पॉइंट का मतलब क्या था, इस पॉइंट्स की पावर क्या थी 2 की, कि 2 डिग्री में हमें बता देता, 2 डिग्री में हम रिएक्टिविटी से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हम इन 2 पॉइंट से डिफाइन कर पा रहे हैं। देखो ये भी 2 डिग्री है, देखो सेम कंपाउंड में ना सेम लिए कि आपको उसी कंपाउंड से क्लियर विजन हो, तो इसलिए मैं सेम कंपाउंड लिया दोनों में। तो इसमें लेकिन बस ए लिखा, इसमें DMF लिखा, तो एप्रोटिक है तो आपको समझ आ गया SN1 है। तो इतना समझ आ गया कि SN1 है तो उसके बाद प्रोडक्ट तो लिख ही दोगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है कि SN1 में रैसमिक मिक्सचर मिलता है, इस करके आपको पता होगा कि अब मैंने इससे 2 प्रोडक्ट बनाने, क्योंकि इधर आपको क्लियर हो गया कि अब SN1 हो रही है, SN1 हो रही है तो आपको पता है कि हाँ भाई रैसमिक मिक्सचर बनेगा, तो मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप ये 2 प्रोडक्ट दिखा दोगे कि ये देखो भाई ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, किस साइड से अटैक हो सकता है कि इस साइड से हो सकता है। लेकिन इसमें देखो DMF यूज किया तो आपको एक क्लियर हो गया भाई SN2 रिएक्शन है, तो इसमें तो रैसमिक मिक्सचर नहीं बनता, बस हाँ इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसमें आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, उसमें जो इमेज होगी इन्वर्टेड होगी। देखो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो अपना रिएक्टर था, ये प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है इससे इन्वर्टेड है, इससे इन्वर्टेड है, ठीक है ना। मतलब अगर इसकी सपोज इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी, RS कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी, तो बस का सिंपल सा मतलब A है। तो समझे इस पॉइंट की पावर क्या थी, एक 2 डिग्री में बहुत थिन लाइन को क्लियर कर देता है। पोलर एप्रोटिक, हाँ भाई क्लियर है, SN2 है, ठीक है, SN2 है, तो हमने बस SN2, क्योंकि देखो इधर से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा तो बता नहीं सकते ना कि आपसे देखो क्वेश्चन इसमें 2 टाइप के आ सकते हैं। पहली बात ये पूछ सकते हैं कि बताओ, आपको ये चीज दी ना हो आगे वाली, आपसे पूछे कि बताओ क्या है SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है, तो आप क्लियर बताओगे SN2 रिएक्शन है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो रैसमिक मिक्सचर होगा कि इन्वर्टेड इमेज होगी, तो आप क्या आप वो चीज कैसे कंक्लूड करोगे, क्योंकि आपको कोई सपना तो आएगा नहीं कि इस रिएक्शन में इन्वर्जन होगी, नहीं रैसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि है तो दोनों ही सेम मॉलिक्यूल, है तो दोनों ही सेम मॉलिक्यूल, तो इसमें भाई रैसमिक मिक्सचर, उसी सेम मॉलिक्यूल से इधर रैसमिक मिक्सचर भी बना रहे हैं, उसी सेम मॉलिक्यूल से इधर इन्वर्जन भी कर रहे हैं, तो इधर ये पॉइंट आपको क्लियर विजन देगा कि हाँ भाई इसमें SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होती है, इसलिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, इसलिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन्वर्टेड। इससे सिंपल कोई नहीं समझा पाएगा, कोई नहीं, कोई किसी का नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे टीचर्स ने तो नहीं कराया था, ठीक है ना, मेरे टीचर्स ने इतना आसान कभी नहीं कराया था, ठीक है ना। तो आई होप इधर तक सब कुछ क्लियर हो गया हो, ठीक है ना, ठीक है, इधर तक क्लियर है सब। अब बात करते हैं गाइस थोड़े एडवांस लेवल पॉइंट्स। देखो देखो पहला पॉइंट क्या है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो SN1 रिएक्शन बिकॉज स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक कार्बन बताओ जल्दी क्या होता है, बता चुका हूं एक बार, बोलो भाई साहब क्या कर रहे हो, जिसको पता है था तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना भैया मुझे पता था एलाइलिक, ठीक है ना, कमेंट लिख दिया करो यार, थोड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो एलाइलिक
एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक, हैलाइड से मतलब क्या हुआ कि एलाइलिक कार्बन से जब हैलाइड लगा हो तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड कह रहे हैं कि SN1 शो करता है, एलाइलिक हैलाइड SN1 शो करता है। तो देखो क्या हुआ, अब देखो अब एनसीईआरटी खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी बताया वैसे, क्योंकि स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन बच्चे उसको डिग्री से याद कर लेते हैं। एनसीईआरटी में बस डिग्री को स्टार स्टार लगा के कि हाँ भाई यही इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेते हैं। लेकिन SN1 में क्या होता है, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो इधर कार्बोकेटाइन बनाओ, इधर कार्बोकेटाइन बनाओ, इधर कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो ये क्या है, पहली बात तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो भोले बच्चे क्या करेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो कहेंगे हाँ भाई 1 डिग्री है तो इसमें SN2 होनी नहीं चाहिए। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि डिग्री पे गेम नहीं चल रही है, गेम चल रही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। इसमें देखो कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल है बाय रेजोनेंस। देखो एक बॉन्ड है तो हाईली स्टेबल है बाय रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस हो सकती है, ए बॉन्ड इधर जाए, ठीक है ना, ए बॉन्ड इधर जाए और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, ऐसा रेजोनेंस होता है। तो इसमें ये जो कार्बोकेटाइन है अपना हाईली स्टेबल है बाय रेजोनेंस, इस करके कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है। इसलिए इसमें 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN1 रिएक्शन हो रही है। होल्ड ऑन, अब थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर होगी। अब एक बीच में माइंड में कंफ्यूजन या डर आया होगा कि भैया मैं क्या करूं, ठीक है ना, तो आपने बिल्कुल बीच में फंसा दिया। तो अब एक आपको थिन लाइन बताता हूं जो कि सब जगह फॉलो हो जाएगी। आपको क्लियर करना है कि रिएक्शन SN1 है कि SN2 है। तो बस क्या करो, अल्काइल हैलाइड आपको दिया होगा, अल्काइल हैलाइड में ही SN1 SN2 हम देखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से बस एक बार हैलाइड निकालो, कार्बोकेटाइन बना दो, उसके बाद चेक करो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल आ रहा है अच्छा खासा तब वो SN1 शो करेगा। अगर कार्बोकेटाइन इतना अच्छा स्टेबल नहीं आ रहा है तो SN2 शो करेगा। दैट्स सोल। जैसे इस ए ब्रोमीन था, इधर अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओ, इधर कार्बोकेटाइन बनाओ तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, हाँ भाई अच्छा कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आपको क्लियर है कि इधर SN1 शो होगी। तो जहां अच्छा कार्बोकेटाइन बने उधर SN1 शो हो गई। डिग्री के पंगों में ना पड़ना, नहीं तो एडवांस में फंस जाओगे। इधर देखो इसमें कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, इसमें देखो कार्बोकेटाइन इधर आएगा, कोई इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा नहीं क्योंकि कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट कोई भी नहीं दे रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कोई भी डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये जो इधर जो देखो इधर जो अपना एक कार्बोकेटाइन अगर बनता तो ये इतना अच्छा स्टेबल ना होता, एक कार्बोकेटाइन इतना अच्छा स्टेबल नहीं है। तो आपको उधर जब कार्बोकेटाइन स्टेबल ना बन रहा हो तब क्या होगी, SN2। तो इस पॉइंट से, इस लाइन से आप क्लियर रख सकते हो, ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जब चेक करो कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, जब स्टेबल बन रहा है SN1 करा दो, जब स्टेबल बन रहा है तो रैसमिन मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट में, जब स्टेबल नहीं बन रहा है तब आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो सिंपल सी बात। अब देखो इसमें भी सेम वही किया, देखो डिग्री के पंगों में बनाओगे तो सिंपल एग्जांपल तो कर लोगे, लेकिन एडवांस में आके फंस जाओगे, तब क्या करोगे, नीट के अच्छे क्वेश्चन में आके फंस जाओगे, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो हमने सिंपल सा वही फंडा अपनाना है, कार्बोकेटाइन बनाया। अब देखो एक कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल है, तो हाँ भैया ये तो बहुत स्टेबल है, रेजोनेंस है इसमें। तो कार्बोकेटाइन जब स्टेबल आए तब उसमें SN1 होगी। तो डिग्री का पंगा खत्म, कंफ्यूजन खत्म। तो इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल था इसलिए इसमें SN1 शो होती है। लेकिन भोले बच्चे क्या करते कि इसमें हाँ देखा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो क्या करते SN2 लगा देते, जिन्होंने सीधा बस इसको स्टार लगा के रखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे काम होगा, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड आपकी क्या शो करेगा, SN1 रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय रेजोनेंस, ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखो बेंजाइलिक हैलाइड, है तो आप और सिंपल से लिख सकते हो। देखो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, ये बेंजीन है आपका, ठीक है ना, ये बेंजीन है आपका, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये बेंजीन है और ये आपका CH2
Cl है, ये आपका CH2Cl है। तो ये आपका होता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। हैलाइड कुछ भी ले सकते हो, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। तो बेंजाइलिक हैलाइड है तो इसका सबसे पहले क्या करो, बस कार्बोकेटाइन चेक करो। एक कार्बोकेटाइन बना। अब क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल है। हाँ भैया ये तो बहुत स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस बहुत अच्छा है भैया। तो बस कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बन रहा है तो क्या होगी, SN1। देखो देखने में क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन रेजोनेंस से स्टेबल है इसका कार्बोकेटाइन, तो इसलिए इसमें SN1 शो हो गई इसमें। लेकिन मैंने रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्यों लिखा था, क्योंकि इधर अभी हम बस इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे थे। तो क्योंकि हमें पता है कि 3 डिग्री होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा शो होगा, 2 डिग्री होगा थोड़ा कम अच्छा होगा, 1 डिग्री में तो बिल्कुल ही बर्बाद काम होगा। तो इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर सही आया। लेकिन मुद्दा क्या है, इसमें हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों लिखा, रिएक्टिविटी ऑर्डर जब हम निकाल रहे थे किसके बेस पे, जो ऑर्डर आया एक्चुअल में किसके बेस पे आया, ये आया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि 3 डिग्री जब होगा तो कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा 2 डिग्री से, एंड 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल करेगा 1 डिग्री से। तो ये जो सारे आपके जो ऑर्डर भी आया है, ये ऑर्डर एक्चुअल में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से आया है। ये आपका कोई रूल नहीं है, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के फंडामेंटल से आया है। तो इसमें भी वही फंडामेंटल लगा है। तो इस आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 रिएक्शन होगी, इधर SN2 नहीं होगी। तो सिंपल सी बात, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो SN1 रिएक्शन बिकॉज स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, बिकॉज स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। क्लियर बात, ठीक है ना। तो अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो इसकी एग्जांपल मैंने दी थी एक वैसे सिंपल सी, आपका देखो एलाइलिक क्लोराइड है, उसकी OH से रिएक्शन कराओगे तो आपका OH बन जाएगा। तो लेकिन जो प्रोडक्ट बना आपका कैसे बनेगा, बाय SN1 या बाय SN2, बाय SN1। तो बाय SN1 ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो विनाइलिक एंड फिनाइलिक हैलाइड लिख लेना है, तो विनाइलिक एंड फिनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक एंड फिनाइलिक हैलाइड डज नॉट शो SN1 SN2 रिएक्शन। कि देखो पहले विनाइलिक हैलाइड होता क्या है, काफी बच्चों को पता नहीं होगा। देखो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक कार्बन, जैसे एलाइलिक कार्बन क्या होता था, नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स। डबल बॉन्डेड जो कार्बन डबल बॉन्ड्स में है उनको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो ये अपने क्या है, विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन पे अगर हैलाइड लगा तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड ना आपकी SN1 शो करता है ना SN2। देखो क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब आपको पता है कि कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन या ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो SN1 रिएक्शन तो शो नहीं होगी, SN1 रिएक्शन शो नहीं होगी। अब बात करते हैं, काफी बच्चों ये तो चीजें पहली चीज तो क्लियर होती है बच्चों, क्योंकि SN1 शो नहीं होगी क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। लेकिन काफी बच्चों को ये नहीं क्लियर होता कि SN2 क्यों नहीं हो रही है। तो देखो SN2 क्यों नहीं हो रही है, SN2 इस करके नहीं हो रही है क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। देखो इसमें जो आपका कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें जो आपका कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसमें जो आपका कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसमें s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर कितना है इसमें 33%। देखो इसमें देखो s का ऑर्बिटल 1 है, p के 2 है, तो 100% में से 33% s है। और इसमें देखो 3 p के हैं, 3 p के ऑर्बिटल है, 1 s का, तो इसमें s कैरेक्टर कितना है 25%। तो इसमें s कैरेक्टर 25% है, इसमें 33% है। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस करके जो ये एक कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इस जो एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका ऐसे टूटना मुश्किल होगा। तो जब क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो OH का बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो इस करके विनाइलिक हैलाइड डज नॉट शो either S1 and nor
SN2, ना SN1 शो करेगा ना SN2 शो करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, विनाइलिक क्लियर है। देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है फिनाइलिक। देखो फिनाइलिक क्या होता है, एक मिनट मार्कर चेंज कर ले। देखो फिनाइलिक क्या होता है, ये होता है आपका प्यारा सा फिनाइलिक। देखो ये फिनाइलिक का मतलब क्या, हैलाइड आपका सीधा बेंजीन रिंग से लगाओ तो उसको बोलते हैं फिनाइलिक हैलाइड। तो देखो पहली बात SN1 क्यों नहीं शो करेगा, तो साफ क्लियर है कि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, तो इस करके SN1 शो नहीं होगी। क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन नहीं रहा है तो ये पहला स्टेप होगा ही नहीं, तो अपनी रिएक्शन ही नहीं होगी, तो SN1 तो शो नहीं करेगा। SN2 क्यों नहीं शो कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को क्लियर हो गया होगा काफियों को, ठीक है ना, पहले नहीं क्लियर होता था। अब देखो SN2 क्यों नहीं शो करेगी, क्योंकि इसमें जो ये बॉन्ड है आपको पता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसका जो ये बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिस करके इस बॉन्ड का स्प्लिट होना आसान नहीं होता, इस करके SN2 पॉसिबल नहीं होती। तो विनाइलिक एंड फिनाइलिक हैलाइड डज नॉट शो ईदर SN1 और SN2, ना SN1 शो करती है ना SN2, एडवांस लेवल में आती है चीजें भाई साहब, ठीक है ना। तो इन चीजों को क्लियर रखना, ठीक है ना। तो आई होप इधर तक क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, ऑन ब्रिज हेड कार्बन। लो भाई एक और एडवांस लेवल की चीज आई, ऑन ब्रिज हेड कार्बन SN1 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ब्रिज हेड कार्बन पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। देखो जैसे कुछ एक बहुत प्यारी सी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, तो चलो और सिंपल कर देते हैं, इतना टफ नहीं लेके जाते हैं आपके लिए, आप पे थोड़ा तरस खा लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज वाला बॉन्ड है आपका, ठीक है ना। तो आप अब देखो इसमें कह रहे हैं कि आपके ब्रिज हेड कार्बन पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में अब आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो इसमें कार्बोकेटायन बनाओ, इधर कार्बोकेटायन बना, और अब आपको पता है मैंने आपको ब्रैग्स रूल कराया था, मैंने आपको क्या कराया था, ब्रैग्स रूल। ब्रैग्स रूल ने क्या बताया था कि प्लैनेरिटी ऑन ब्रिज हेड कार्बन इज वेरी हाईली अनस्टेबल कंडीशन। या तो ये भी क्या मैंने आपको बताया था कि प्लैनेरिटी को आप ऐसे भी रख सकते हो, दूसरे अल्टरनेटिव फॉर्म में भी कह सकते हो कि sp2 हाइब्रिडेशन एट ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन मतलब प्लैनेरिटी का ही होता है, sp2 हाइब्रिडेशन मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर, ये तो प्लैनेरिटी या sp2 एक ही चीज है। तो sp2 या प्लैनेरिटी ऑन ब्रिज हेड कार्बन इज वेरी हाईली अनस्टेबल कंडीशन। तो ये आपका कार्बोकेटाइन क्या है अब, sp2, तो इधर प्लैनेरिटी आ गई, तो इस करके कार्बोकेटाइन आपका बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया ड्यू टू स्ट्रेन, जिसका स्ट्रेन का कंसेप्ट आपको समझा चुका हूं एक बार, ठीक है। तो अभी आपको ब्रैग्स रूल याद रखो कि ब्रैग्स रूल ने क्या बताया था, ब्रिज हेड कार्बन पे स्टेबिलिटी के मतलब ब्रिज हेड कार्बन पे प्लैनेरिटी जो है वेरी हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। तो sp2 हाइब्रिडेशन है तो प्लैनेरिटी है, तो कार्बोकेटाइन आपका हाईली अनस्टेबल है, इस करके इधर SN1 शो नहीं होगी। देखो देखने वाले तो जो भोले वाले बच्चे होंगे तो लगा देंगे कि SN1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो एक क्या कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री, कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री, एक कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 3 डिग्री तो कार्बोकेटाइन तो है, लेकिन तब भी SN1 शो नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा था कि डिग्री के मोह माया में ना फंसना, क्योंकि जब एडवांस आएगा तो आपको ले डूबेगा। तो 3 डिग्री तो है भाई साहब, लेकिन तब भी SN1 शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो कार्बोकेटाइन बनना ब्रिज हेड कार्बन पे बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है, तो SN1 पॉसिबल नहीं है इधर। तो एक एग्जांपल आई होप क्लियर होगी। तो कहीं ना कहीं अपने नोट्स में लिखते जाना, मेरे पास जगह कम रहती है और आपको टाइम भी आपके पास कम है, तो मैं उस अकॉर्डिंग कराता हूं। तो इन प्यारी सी एग्जांपल्स को कहीं ना कहीं लिखते जाना, ये नहीं कि बस बैठ के मुझे उल्लू की तरह देख रहे हो, ठीक है ना।
तो अब देखो इधर तक क्लियर है, बहुत अच्छे पॉइंट से। ठीक है, अब बात करते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में। देखो एक फिनोमेना होता है, एक चमत्कार होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देखो होता क्या है इसमें गाइस, होता क्या है कि देखो नेबर्स, पता है ना नेबर जो आपके, जैसे आपका घर, आपके जो घर के साथ वाला जो घर होता है वो नेबर्स होते हैं अपने। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है कि जो नेबर वाला ग्रुप होता है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, या तो ये भी कह सकते हो कि जब नेबर ग्रुप हेल्प करे रिएक्शन कराने में तब उसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अभी समझोगे। पहले ये देखो कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से क्या होता क्या है। पहला क्या होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से, दो चीजें होती हैं। पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है, रिएक्शन बहुत तेजी से जाने लग जाती है, पहली बात तो है। दूसरी चीज क्या करता है, हेल्प करता है रिटेंशन में। अब देखो रिटेंशन का मतलब क्या, एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब पहले कॉन्फ़िगरेशन ए थी, बाद में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगी, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये आपको करा चुका हूं। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से भी वैसे क्लियर हो रहा कि जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेंड रहे, कि जैसे पहले था वैसे ही बाद में अपनी कॉन्फ़िगरेशन रहे प्रोडक्ट में भी, तब उसको बोलते हैं रिटेंशन। तो ए हमारी हेल्प करता है रिटेंशन करवाने में, मतलब इन्वर्जन करने से, इन्वर्जन करने को अपोज करता है, इन्वर्जन से बचाता है मॉलिक्यूल को। तो दो काम करता है, हेल्प, पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और हेल्प करता है रिटेंशन में, हेल्प करता है रिटेंशन में। देखो समझते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता क्या है। ये आपका जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो एग्जांपल लिया मैंने। एल का मतलब क्या है, कोई लिविंग ग्रुप। एल मतलब लिविंग ग्रुप, जैसे क्लोरीन इधर, ब्रोमीन इधर, क्या है लिविंग ग्रुप है ना अपने, तो एल का मतलब लिविंग ग्रुप जो निकलता है। ठीक है, और ये अपना क्या है, कोई भी एक नेबर ग्रुप लिया है मैंने, तो जिसमें कुछ ये देखो मैं नेबर ग्रुप लिया, इसमें नेबर ग्रुप में लोन पेयर है। तो देखो नेबर ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। तो नेबर ग्रुप क्या करता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है, कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो इसने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, लिविंग ग्रुप को निकालने में मदद की, तो ये हेल्प करता है रिएक्शन में। तो ये आपका एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसी स्टेट आपके सामने आ गई। क्लियर है? तो नेबर ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको बोलते हैं नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। पहली बात ये क्लियर है। अब देखो, अब उसके बाद क्या करना है आपको, बस लिविंग ग्रुप निकल गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देना है, सिंपल सी बात। तो अब देखो न्यूक्लियोफाइल दो साइड से अटैक कर सकता है। एक तो इस कार्बन पे अटैक कर दे, जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ए जो बॉन्ड है ये टूटेगा और जेड पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा, क्योंकि जेड अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा बॉन्ड से। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल इधर लग सकता है, एक बार क्या कर सकता है, एक बार न्यूक्लियोफाइल इधर इस कार्बन पे भी तो लग सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर लग जाए और ये बॉन्ड टूट जाए। तो ये कैसे भी हो सकता है। दो प्रोडक्ट तो इसका मतलब पॉसिबल हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहे हैं। पहला प्रोडक्ट देखो, जैसे मैंने दो प्रोडक्ट बनाए, एक में जेड इधर है, एनयू इधर है। एनयू क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? तो देखो पहले जब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और अपना जेड इधर आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आपका इधर आ जाएगा। और दूसरी बार मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर कराया तो ए बॉन्ड टूटेगा, जेड आपका उधर गया, न्यूक्लियोफाइल इधर है। तो दो प्रोडक्ट इधर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है ना? दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखो जैसे आप देखो हेल्प कैसे कर रहे हैं रिटेंशन में। देखो पहले भी आपके जेड और एल ऑपोजिट साइड में थे, जेड और एल पहले भी आपके ऑपोजिट साइड थे, और बाद में भी जेड और एनयू आपके हमेशा ऑपोजिट साइड में। देखो ए अप था, ए डाउन था, ए भी, इसमें भी देखो ए अप है, ए डाउन है, ए अप है, ए डाउन है, तो अप डाउन अभी भी है। तो इसको कहते हैं रिटेंशन। यार इसमें तो चलो अप डाउन से काम कर रहे हैं, वैसे रिटेंशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन पहले आर थी, आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो पहले कॉन्फ़िगरेशन आर थी, बाद में भी आर ही रही। लेकिन इन्वर्जन क्या होता है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन आर थी तो बाद में एस हो गई, इन्वर्ट हो गई, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। अभी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की आशा करता हूं मैं एक दो प्यारी सी एग्जांपल करा देता हूं जो आपके क्वेश्चन में कभी ना कभी आई हुई है, तो और क्लियर विजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई लोग, तो यार लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, तो यार इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में अगर हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड को कंटिन्यू कर जाएंगे, तब अपना जो लेक्चर होगा वो 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा, जिसको आप देख के डरोगे। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए छुट्टी आपकी, हॉलीडे, ये छुट्टी करो। ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।